Hey guys, good evening. ये सेकंड वीडियो है इन द Q4 FY25 बिजनेस अपडेट्स एंड अर्निंग सीजन। तो अब देखिए, अब बहुत सारे कंपनीज है जिनका कल और आज मिला के बिजनेस अपडेट्स आया है, तो एक एक करके उनको कवर करते हैं। ज़्यादातर अभी फिनेंशियल्स ही होगा, बिकॉज आप लोग देख सकते हो कि लाइक फिनेंशियल्स का अपडेट सबसे पहले आते हैं। कुछ कुछ नॉन फिनेंशियल्स उसके साथ नंबर्स तो देते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद मेन अर्निंग सीजन चालू होगा, जिससे आप देख सकते हो कि कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट एंड फिर उसके बाद पीपीटीज एंड कॉन कॉल्स एंड वो सब कुछ चालू हो जाएगा प्रोबेबली फ्रॉम द 10th और 12th ऑफ दिस मंथ से। ओके, तो अभी देखिए कौन कौन सी अपडेट्स है। पहले हम बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। अब देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का लोन बुक का ग्रोथ रेट कुछ 22-23% के आसपास लोन बुक का ग्रोथ रेट आया, ठीक है। और डिपॉजिट्स भी उनका कुछ आई थिंक 26% से ग्रो किया। सो ये देख के तो ठीक ही लगता है, लेकिन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्रॉब्लम है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में, ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्या था, एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फिस्कल का बात कर रहा हूँ, FY25 में उनका माइक्रो फाइनेंस का एक्सपोजर था 7% ऑफ देयर बुक, ठीक है। अब आप सबको पता है माइक्रो फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम्स हुआ, तो पूरा इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम्स, तो आईडीएफसी को भी प्रॉब्लम झेलना पड़ा। तो क्या कर रहे हैं वो लोग, अपना माइक्रो फाइनेंस बुक का एक्सपोजर को वो घटा रहे हैं, ठीक है। और दूसरे साइड ऑफ कोर्स जितना भी बैड लोन्स होने वाला है उसके अनुसार उनको बहुत तगड़ा प्रोविजन करना पड़ा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच आप देखोगे ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का इस साल का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, आई मीन इफ यू लुक एट द पैट नंबर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नंबर, आई थिंक इफ यू लुक एट 9 months ऑफ FY25, दैट इज अराउंड 50% ऑफ व्हाट इट वाज इन 9 months ऑफ लास्ट फिस्कल। सो इसका क्या मतलब, इसका मतलब वही है ना कि तुम्हारे बुक का अगर कोई वन पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम आती है तो ऑफकोर्स तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो जाती है। तो ये बिजनेस अपडेट देख के तो लग रहा है कि लोन बुक को ग्रो किया एट 20%, विच इज एट पार विद गाइडेंस। बट हैविंग सेड दैट, इनका जो मेन चीज मुझे देखना है वो है कि इनका प्रॉफिटेबिलिटी में कब ग्रोथ आएगी। दूसरा चीज ये भी है कि लाइक जितना तुम माइक्रो फाइनेंस से अपना ध्यान हटा के लेट से सिक्योर्ड लेंडिंग पे जाओगे, मतलब क्या, बैंक्स का इनकम भी कम होने वाला है फिनेंशियल का, राइट। बिकॉज माइक्रो फाइनेंस से सबसे ज्यादा पैसा भी तो मिलता है ना। जबकि से फॉर एग्जाम्पल सिक्योर्ड लोन्स लाइक गोल्ड लोन हो, मॉर्गेज हो, कार लोन हो, वहां पे आपको उतना पैसा नहीं मिलता है बैंक्स को जितना माइक्रो फाइनेंस से मिलता है ना। मतलब माइक्रो फाइनेंस है भी रिस्की, लेकिन पैसा भी ज्यादा ही बनाती है। सो ये हो गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सिचुएशन। जो कल हमने डिस्कस किया था, राइट, सीएसबी बैंक का, राइट। सीएसबी बैंक का भी जैसे प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नहीं है, लेकिन सीएसबी बैंक का प्रॉफिट्स एटलीस्ट फ्लैट है, ठीक है। लेकिन आईडीएफसी का तो प्रॉफिट्स फेल। आई थिंक अगर मैं Q3 का भी नंबर बताऊं, Q3 ओवर लास्ट Q3, तो आप देखोगे द पैट नंबर फेल अराउंड 60-65% के आसपास। सो ये तो ऑफकोर्स हमें पता चलेगा कि लाइक जब पूरा उनका इनकम स्टेटमेंट आएगा। और देखिए, और इनका जो सीईओ वैद्यनाथन, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि FY25 में हम लोग FY24 के बराबरी नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ पैट। लेकिन पॉइंट वही है, नाउ आई वुड एक्सपेक्ट कि लाइक ऑफकोर्स माइक्रो फाइनेंस का इशू तो हो चुका है, राइट, एंड गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट FY26 का पैट शुड एटलीस्ट क्रॉस FY24 का पैट, है ना। बिकॉज क्या होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपका लोन बुक ग्रोज एट 20-25%, लेकिन अगर आपका EPS नीचे की तरफ जा रहा है, ROE नीचे की तरफ जा रहा है, तो मतलब शेयर होल्डर को तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना, राइट। शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलने के लिए आपको तो प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ दिखाना चाहिए। गॉट इट। तो यही वाला पॉइंट है। बिजनेस अपडेट्स तो ठीक ही है, लेकिन यही तो है ना, मेरा वीडियोस में क्या होता है ना, आपको ये सारे एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है। बिकॉज आई सिंस आई ट्रैक ऑल दिस कंपनीज लाइक, एंड आई बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता है, मैं आपको ये पूरा कहानी बता सकता हूँ। दूसरा चीज है कि बजाज फाइनेंस का तो ऑफकोर्स देखिए, बजाज फाइनेंस का नंबर्स देख के बुरा नहीं लगता है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि बजाज फाइनेंस का पेस ऑफ ग्रोथ इज कमिंग डाउन। मतलब अभी ये जो अपडेट आया उसमें आप देखोगे कि लाइक बजाज फाइनेंस का लोन बुक या एडवांसेस या AUM, जिस तरीके से अभी आप देखोगे, ग्रीव बाई ओनली 26%, ठीक है। और देखिए बात यहाँ पे आता है, सुबह मैंने इस पर एक ट्वीट भी किया था कि एक टाइम आई रिमेंबर बजाज फाइनेंस यूज्ड टू ग्रो एट 40%, ठीक है, एंड द स्टॉक पैसा बनाता था इवन एट 7 times 8 times ऑफ बुक में भी, राइट। सो अगर आप 2015, 16, 17, क्योंकि उस टाइम से मैं मार्केट में था, राइट, और मैंने हमेशा बजाज फाइनेंस को उसी रेंज से ग्रो करते हुए देखा, 35, 40, 45% से ग्रो करते हुए वो पर्टिकुलर पीरियड में देखा, और वो स्टॉक पैसा बनाता गया, ठीक है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके ऑफकोर्स विद अ बिगर बेस, बजाज फाइनेंस का पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ घट रहा है, द पेस ऑफ ग्रोथ घट रहा है, राइट। मतलब गाड़ी का स्पीड घट रहा है, समझ में आ रहा है, गाड़ी आगे बढ़ रहा है, राइट। जैसे कि 26% से ग्रो तो किया, लेकिन नाउ दे आर मूविंग द कार एट 26 किलोमीटर पर आवर, पहले वो 30, 35, 40 किलोमीटर पर आवर
पावर से ग्रो करता था। सो अभी प्रॉब्लम क्या हो गया है बजाज फाइनेंस का, एट 6 टाइम्स प्राइस टू बुक, राइट? तुम अगर 25-26% से ग्रो करोगे तो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट फॉर शेयर होल्डर्स टू मेक मनी। इसलिए आप देखोगे ये स्टॉक भी पिछले 2-3 साल से पैसा नहीं बना रहे, बिकॉज दो रीजन है। एक तो है कि पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ घट गया, दूसरा है कि लाइक कंपनी का कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है। मतलब यहां पे भी इनका जो ईपीएस का ग्रोथ है दैट इज फार लोअर देन लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, बजाज फाइनेंस भी ज्यादातर अभी सिक्योर्ड एसेट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब अनसिक्योर्ड एसेट और सिक्योर्ड एसेट में क्या है, अनसिक्योर्ड एसेट में ज्यादा पैसा बनता है, सिक्योर्ड एसेट में क्या है, ऑफ कोर्स यू हैव अ कोलैटरल, बट देन हैविंग सेड दैट आपका यहां पे पैसा भी कम बनता है। सो यहां पे क्या है, सिंस आपका फोकस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स मोर एंड मोर सिक्योर्ड एसेट्स, राइट? तो इससे क्या है, इससे आपका मार्जिन कंप्रेशन भी हो रहा है। तो जैसे आप बजाज फाइनेंस का पिछले कोई 2-3 क्वार्टर को उठा के देख लोगे ना, ईपीएस का या ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ इज 14, 15, 16% के रेंज में, राइट? और ओवरऑल लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ भी घट गया। अभी दे आर नो लॉन्गर अ 30% प्लस इंजन। अभी यू कैन कंसीडर बजाज फाइनेंस टू बी अ 27-25% का ग्रोथ इंजन, और उनका गाइडेंस भी वैसा ही है बाय द वे अभी, ठीक है? सो मैनेजमेंट भी एकदम मतलब रियलिस्टिकली बता भी देता है अपने पीपीटीज में कि लाइक वी विल ग्रो द बुक बाय 25-27% गोइंग फॉरवर्ड। तो जहां पे आपका मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है और दूसरे साइड में आपका गाड़ी का स्पीड थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है, तो 6 टाइम्स प्राइस टू बुक में पैसा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। सो इसी पे मैंने सुबह भी लिखा था, आई होप यू गेट द पॉइंट यार। जबकि बजाज फाइनेंस हो उसमें कोई एसेट क्वालिटी का कोई इशू नहीं है, अनलाइक आईडीएफसी फर्स्ट जिनका एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम्स थोड़ा बहुत आ गया बिकॉज ऑफ द माइक्रो फाइनेंस एक्सपोजर। अब चलिए तीसरा हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। अब इसके बारे में ज्यादा नहीं करेंगे बिकॉज आई गेस सबको पता है मेरा ओपिनियन क्या है। 7% का लोन बुक का ग्रोथ है इनका। जब से इनका मर्जर हुआ है इनका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ घट के सिंगल डिजिट में आ गया। अब देखिए द पॉइंट इसके लिए लोग पीछे जितना भी देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक को, जितना भी उनका ग्लोरीफाइड पास्ट हो, जो भी देख ले, एट द एंड ऑफ द डे मार्केट देखता है आगे, मार्केट देखता है फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो एचडीएफसी बैंक का पिछले 2-3 अगर आप कॉल पढ़ोगे तो उनमें मिस्टर शशिधर जगदीशन जो उनका सीईओ है, उन्होंने ये बार बार बताया है कि लाइक FY25 चलो अब तो हो भी गया, इवन FY26 में भी दे वोंट बी एबल टू ग्रो एट अ फास्टर पेस देन इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ, ठीक है? मतलब देखिए ना, आज भी इस पे भी मैंने एक पोस्ट किया था कि आई रोट डाउन द ग्रोथ इन लोन बुक फॉर लाइक 10 to 12 फिनेंशियल्स लाइक मोस्टली बैंक्स, ठीक है? और मैंने देखा कि सबका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ इज हायर देन एचडीएफसी बैंक का 7% का ग्रोथ। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ से लोअर ग्रोथ है तुम्हारा। तो शशिधर जगदीशन जी ने ये बताया था, ये आई थिंक ही सेड दैट अ कपल ऑफ क्वार्टर्स बैक इन अ कॉन कॉल कि शायद FY27 या 28 से दे कैन मैच द क्रेडिट ग्रोथ और जस्ट कैन मोटा मोटी कैन ऊपर नीचे करके कैन लेट से बेटर इट, राइट? सो ऐसे बिजनेसेस पे मुझे कोई दिलचस्पी है नहीं। और आपको समझ में आना चाहिए कि एचडीएफसी बैंक का स्टॉक का भी प्राइस टू बुक नीचे की तरफ क्यों आ रहा है। बिकॉज एक टाइम पे जब एचडीएफसी बैंक यूज्ड टू कंसिस्टेंटली ग्रो बिटवीन 20, 25, 27%, तब उसका स्टॉक था 3.5 टाइम्स बुक में और वो स्टॉक पैसा बनाता था। लेकिन आज अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक का पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ, अगेन ये भी बजाज फाइनेंस की तरह सोचो, इसका गाड़ी का स्पीड और भी रेट से कम होके अभी 7% हो गया, ठीक है? तो सोचो कैसे प्राइस टू बुक विल बी एट 3.5। तो 3.5 प्राइस टू बुक बिकेम 3, अभी बन गया 2 के आसपास, 2.2 के आसपास। लेकिन क्या होता है ना, जो एमेच्योर इन्वेस्टर्स होते हैं उनको देख के लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक सस्ता हो रहा है, उठाते जाओ। लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि एक 25% का ग्रोथ इंजन एट 3.5 टाइम्स बुक वुड मेक मोर मनी देन अ 7 to 8% का ग्रोथ का इंजन लाइक विद अ प्राइस टू बुक ऑफ 2 फॉर एग्जाम्पल। सो यहाँ पे 3.5 टाइम्स बुक इज एक्चुअली मोर अट्रैक्टिव टू मी देन 2। समझ में आ रहा है? कभी भी ना ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना फॉर द सेक ऑफ जस्ट वैल्यूएशन। ऑफकोर्स हमें तो सब चाहिए कि अगर हमें हाई पेस ऑफ ग्रोथ मिलता है एट अ लोअर प्राइस टू बुक तो बहुत बढ़िया बात है ना? तो तब तो वहां पे हमें प्राइस टू बुक का भी एक्सपेंशन मिलेगा और फिर उसके साथ साथ हमें ईपीएस का भी एक्सपेंशन मिलेगा। बट ऑल्सो ऑन द अदर एंड आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कोई भी लो प्राइस टू बुक को हिस्टोरिकली हाई प्राइस टू बुक देख के नहीं खरीद सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस का माहौल किस तरफ जा रहा है। बिकॉज हिस्टोरिकली एचडीएफसी बैंक यूज्ड टू ग्रो नॉर्थ ऑफ 20-25%, नाउ दे आर ग्रोइंग इन सिंगल डिजिट्स। सो ये जो प्राइस टू बुक कम हुआ है, इट जस्ट शोज द लैक ऑफ डिमांड इन द स्टॉक एज वेल। मतलब
मतलब से फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई एफआईआई अंकल है तो वो आज एचडीएफसी बैंक स्टॉक पे इंटरेस्टेड नहीं होगा, बिकॉज इफ ही हैज टू कम टू इंडिया एंड इन्वेस्ट इन इंडियन इक्विटीज, ही इज इन इट सेल्फ टेकिंग मोर रिस्क, राइट, विथ हमारे इंडिया का रेगुलेशन, इंडिया का ज्योग्राफी एंड एवरीथिंग. व्हाई वुड यू वांट टू कम टू इंडिया एंड बाय अ स्टॉक विच इज ग्रोइंग एट 7%? मतलब मैं बिजनेस का बात कर रहा हूँ. तो इसीलिए आप देखते होंगे लाइक पीपल लाइक देयर आर सो मेनी रिटेल इन्वेस्टर्स जो ऐसे एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस में क्यों अटके हुए हैं, स्पेशली द लाइक्स ऑफ एचडीएफसी बैंक का बात क्यों कर रहा हूं, बिकॉज लोग क्या कर रहे हैं, लोग सिर्फ पीछे की तरफ देख रहे हैं, आगे की तरफ नहीं देख रहे. एंड इफ यू लुक एट दैट इज वाई मैं बार बार बोलता हूं कि कौन कॉल पढ़ो ओवर लेट से फॉर एग्जांपल पुराने एचडीएफसी बैंक का 1990s में क्या हुआ था, कैसे, आई मीन वो जानना है, जानने के लिए जानो, लेकिन अगर आपको पैसा बनानी है तो आपको कौन कॉल से देखना पड़ेगा कोई भी धंधे का आगे का माहौल क्या हो रहा है, आगे मतलब गोइंग फॉरवर्ड. आप देखोगे मेरा पूरा ये यूट्यूब चैनल हो या ट्विटर हो, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाता हूं, मैं बार बार गाइडेंस क्यों करता हूं, गाइडेंस देखना पड़ेगा और उसके अनुसार एग्जीक्यूशन देखना पड़ेगा, राइट, क्योंकि कंपनी के साथ हमें आगे बड़ा बनना है, राइट, मार्केट आगे का देखता है, लेकिन वही है सब यहाँ पे किताबें लिख के छाप के रखा है और सब पीछे की तरफ ही देखता है. एनी विच वे, तो ये हो गया एचडीएफसी बैंक. अब देखिए सिंस माइक्रो फाइनेंस स्पेस में बहुत सारे कंपनीज का प्रॉब्लम है, तो ऑफ कोर्स लाइक जो सारे कंपनीज माइक्रो फाइनेंस का एक्सपोजर उनका ज्यादा था, उनका रिजल्ट्स तो खराब ही आएगा. मतलब से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आरबीएल बैंक का माइक्रो फाइनेंस डिवीजन और क्रेडिट कार्ड का डिवीजन दोनों स्ट्रगल कर रहा है. एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये बिजनेस अपडेट पे हमने क्या देखा कि आरबीएल बैंक का तो पूरा एकदम लोन बुक ग्रोथ का मोमेंटम ही चला गया. अब देखिए जब किसी का घर में प्रॉब्लम होता है, मतलब एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम होता है, आप देखोगे उस कंपनी का मैनेजमेंट सबसे पहले क्या करता है, वो डिसबर्सल का जो रेट है उसको घटा देता है ना. मतलब सोचिए अगर आप एक बैंक होते हो और आपको पता है कि एग्जिस्टिंग पैसा जो आप बाजार में डाल के रखे हो वो पैसा एनपीएस बन रहा है, ठीक है, तो आप क्या नया कौन से कॉन्फिडेंस लेके हम नया पैसे को बाजार में फेंकोगे, है ना. तो यही होता है. तो मैं क्या बोलता हूं ना, व्हाई डू यू हैव टू ट्रैक द चेंज इन पेस ऑफ ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि कल जाके कोई भी कंपनी का अगर ग्रोथ रेट घट जाती है मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम्स तो पक्का दिख रहा है, ठीक है. तो आरबीएल बैंक का भी वही है, एडवांसेस ग्रू बाई ओनली 11% और डिपॉजिट तो सिर्फ 7% से ग्रो किया. मतलब सोचो आज एचडीएफसी बैंक जो इतना बड़ा बैंक है उसका भी डिपॉजिट 15% से ग्रो किया, और ये छोटे छोटे बैंक्स लाइक आरबीएल बैंक्स लाइक विच ग्रू डिपॉजिट बाय 7%. फिर मैं और भी आपको बता सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल येस बैंक का तो डिपॉजिट ग्रू अगेन 6 to 7% के आसपास. तो अगर आपका डिपॉजिट का ग्रोथ, अगर आपका साइज छोटा है एंड योर डिपॉजिट बुक इज नॉट ग्रोइंग एटलीस्ट एट पार विद द लाइक्स ऑफ एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक, मतलब यू आर लूजिंग मार्केट शेयर, है ना. और आपका अगर डिपॉजिट बुक का ग्रोथ सिंगल डिजिट में है तो आपको आगे जाके लोन बुक का ग्रोथ कहां से अच्छा होगा ना. डिपॉजिटर का पैसा लेके तो आप लेंड करते हो. सो यही तो पूरा बैंकिंग बिजनेस है. सो एनी विच वे, तो ये नंबर्स तो एकदम ही अच्छा नहीं है. तो ये हो गया आरबीआई का सिचुएशन. एंड ऑफ कोर्स आरबीआई का भी वही है कि लाइक दे टॉक अबाउट सॉरी व्हाई एम आई सेइंग आरबीआई, इट्स आरबीएल बैंक. सो आरबीएल बैंक भी वही, दे आर फोकसिंग मोर ऑन द सिक्योर्ड साइड ऑफ रिटेल एंड ऑल दैट. व्हाई, बिकॉज यहाँ पे आरबीएल बैंक का एक पर्टिकुलर एक्सपोजर जो है वो है कि आपका इसमें माइक्रो फाइनेंस में, और माइक्रो फाइनेंस के वजह से ही उनका ओवरऑल लोन बुक का ग्रोथ भी गायब हो गया, है ना. गायब मतलब वही 10-11% है. दूसरा अगर मैं बंधन बैंक का बात करूं, उनका अपडेट भी बहुत ही खराब है. बंधन बैंक का लोन बुक तो अभी 10% से ग्रो कर रहा है, ठीक है. और इसका वजह क्यों है, बिकॉज बंधन बैंक हैज दिस ईईबी का सेगमेंट विच इज अगेन द माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट विच अगेन दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन. सो आप आरबीएल बैंक देखो या बंधन बैंक देखो या आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखो, पिछले कुछ महीनों से थीम एक ही है कि जो भी फाइनेंशियल्स का माइक्रो फाइनेंस का एक्सपोजर है सब वो एक्सपोजर को घटा रहा है और वो नॉन माइक्रो फाइनेंस सिक्योर्ड रिटेल में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है. सो सिंस, लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, जितना आप माइक्रो फाइनेंस से दूसरे स्पेस में जाओगे तो देख के तो अच्छा लगेगा, लेकिन आगे जाके आपका इनकम का ग्रोथ भी कम होने वाला है. जैसे मैंने बताया राइट कि माइक्रो फाइनेंस लोन्स में आपको पैसा ज्यादा मिलता है, आपका यील्ड इज मच हायर कंपेयर टू द नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन. वो कोई भी आप लोन देख लो, मतलब जो एक फाइनेंशियल देता है. सो बेसिकली बंधन बैंक का भी 10-11% से डिपॉजिट का ग्रोथ, लोन बुक का ग्रोथ, सो नॉट गुड, राइट. लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बोल सकता हूँ, वेदर इट्स आरबीएल बैंक और या फिर आपका ये बंधन बैंक, दोनों का एक चीज आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर आपको माइक्रो फाइनेंस का साइकिल खेलना है तो यू वुड हैव टू सी के लाइक ये मंथ ऑन मंथ कलेक्शन एफिशिएंसी डेटा कैसे आ रहा है, ठीक है. सबको तो पता है माइक्रो फाइनेंस का कंपनीज का हालत खराब है, मतलब या फिर कोई भी बैंक जिसका माइक्रो फाइनेंस का एक्सपोजर है. लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ, फ्रॉम नवंबर लास्ट ईयर से लेके
मतलब क्या हुआ था पिछले जनवरी फरवरी मार्च से प्रॉब्लम चालू होके अक्टूबर तक आपने देखा होगा कि लाइक कलेक्शन एफिशिएंसी सबका घटे जा रहा था, या एटलीस्ट प्रॉब्लम्स में सब एक के बाद एक प्रॉब्लम्स का बातें कर रहा था। लेकिन पिछले क्वार्टर से आपने अगर मेरे पिछले क्वार्टर का बिजनेस अपडेट्स का Q3 FY25 का वीडियोस देखे हो तो वहां भी मैंने बताया था कि अक्टूबर से थिंग्स आर गेटिंग बेटर। अक्टूबर से नवंबर बेटर हुआ, नवंबर से बेटर मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर, नवंबर से दिसंबर बेटर। इवन बहुत लोगों ने जो फेब में कॉल किया था Q3 का तो उन्होंने ये बताया था कि जैन वाज इवन बेटर देन दिसंबर। तो यहां पे मैं आपको बोलना चाहता हूं कि बंधन बैंक का बिजनेस अपडेट और बंधन बैंक हो गया, फिर आपका एक और NBFC है L&T फाइनेंस करके, उनका तो 30-35% ऑफ द बुक इज इन माइक्रो फाइनेंस या रूरल लेंडिंग के जो सेगमेंट में है उनका। तो L&T फाइनेंस हो, बंधन बैंक हो और RBL बैंक हो, तीनों का एक चीज जो मुझे अच्छा लगा कि उनका जो उन्होंने जो मार्च का या फिर Q4 का जो कलेक्शन एफिशिएंसी डेटा दिया है दैट इज बेटर देन Q3 FY25 का कलेक्शन एफिशिएंसी का डेटा। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब अब नाउ आई कैन टेल यू that for the last 4 to 6 months things have stabilized। ठीक है, मतलब जो प्रॉब्लम्स में थे, राइट, आई मीन देखिए अब द पॉइंट इसके लिए कि अब आप ही मुझे बता दो, मतलब कंक्लूजन आप ही ड्रॉ कर लो कि वुड यू लाइक टू से के लिए ये जो 4-5 महीने का जो कलेक्शन एफिशिएंसी का स्टेबिलिटी हम दिख रहे हैं, इवन एक्चुअली हम इंप्रूवमेंट भी दिख रहे हैं, मतलब इंप्रूवमेंट इन द सेंस मतलब इफेक्टिवली बंधन बैंक का, राइट, बंधन बैंक का कलेक्शन एफिशिएंसी इन द माइक्रो फाइनेंस बुक इज 97.7%। ठीक है, इन Q3 में कितना था 97.4%, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ। RBL बैंक का भी माइक्रो फाइनेंस डिवीजन पे देयर इज एन इंप्रूवमेंट। तो सबने थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं। अब अगर आपको लगता है कि लाइक ओके दिस टाइमलाइन इज गुड इनफ, ठीक है, दिस टाइमलाइन इज गुड इनफ टू मेक अ कंक्लूजन, एंड व्हाट इज द कंक्लूजन कि माइक्रो फाइनेंस साइकिल का बॉटम हम देख चुके हैं। ठीक है, सो गोइंग फॉरवर्ड थिंग्स कैन इंप्रूव। नाउ इस तरीके से हमें क्यों देखना है, बिकॉज अगर आपको कोई भी साइकिल खेलना है ना, से फॉर एग्जाम्पल आज आप देखोगे कि लाइक ब्रोकरेज कंपनीज का बहुत खराब हालत है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ब्रोकरेज कंपनीज का हालत और भी खराब हो सकता है, लेकिन एक जगह में अगर आप बिजनेस को ट्रैक करोगे ना, हर ब्रोकरेज कंपनी को ट्रैक करोगे, सीमेंट कंपनी को ट्रैक, क्योंकि आज सीमेंट का हालत खराब है, ब्रोकरेजेस का हालत खराब है, माइक्रो फाइनेंस का हालत खराब है, ऑटो सेक्टर में सिचुएशन बहुत ही खराब है। तो ये सारे सिचुएशन में आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि जब आप ट्रैक करोगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे एक जगह में जाके मतलब थिंग्स स्टेबलाइज एंड देन स्टार्ट इंप्रूविंग। तो आपको तो अपना एलोकेशन तभी बिल्ड करना पड़ेगा ना, वरना आप अगला साइकिल कब खेलोगे, है ना। तो यही है। तो माइक्रो फाइनेंस में इफ आई कम बैक टू माइक्रो फाइनेंस, सेम थिंग, यू हैव टू ट्रैक बिजनेसेस, और एल्स आपको साइकिल में समझ ही नहीं आएगा कि आप हो कहाँ। जैसे हम अभी बोल सकते हैं कि साइकिल के बॉटम के रीजन में है, और अगर आपको लगता है कि पिछले, बिकॉज नाउ आई एम वेटिंग फॉर द कॉन कॉल्स, और अगर कॉन कॉल्स में मैनेजमेंट ने और भी मतलब से फॉर एग्जाम्पल उम्मीद दिखा दिया और बोल दिया, बिकॉज पिछले क्वार्टर में किसी ने ये नहीं बताया कि क्रेडिट कॉस्ट और नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इस बार अगर मैं देखता हूँ कि 4-5 मैनेजमेंट एटलीस्ट, बिकॉज NBFC में बहुत MFI बेस्ड कंपनीज है, अगर वो लोग अगर बताते हैं कि लाइक ओके अभी अगर आपका क्रेडिट कॉस्ट मैक्सिमाइज हो जाएगा, आगे जाके धीरे धीरे करके हम यहाँ पे डिसबर्सल, बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में मैं देखना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी डिसबर्सल पे फोकस कर रहे हैं। मतलब क्या, मतलब आप डिसबर्स तभी ज़्यादा करोगे ना एक पर्टिकुलर स्पेस पे जब आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम हो चुका है। समझ में आ रहा है, तो वही हमें कॉन कॉल में वो लैंग्वेज से पकड़नी है। ठीक है, तो यही है बात। लेकिन डेटा तो देख के मुझे थोड़ा सा इंकरेजिंग ही लगा, मतलब अभी भी, लेकिन फिर भी आई एम नॉट एंटायरली श्योर, और कैसे हो सकता हूँ, बिकॉज 4-5 महीने का ही डेटा है ना, राइट। सो एक कंक्लूजन में नहीं आ सकता हूँ कि लाइक हमने बॉटम देख लिया अब सारा पैसा डाल दो, वैसा भी नहीं हो सकता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइक कैस्केडिंग लेवल पे पैसा डालते जाओ और धीरे धीरे बढ़ो, रादर देन पुटिंग ऑल योर मनी एट वन गो। बिकॉज अगर ये प्रॉब्लम और 6-9 महीने भी, बिकॉज अभी भी वो कर्नाटका का ऑर्डिनेंस के वजह से सब कंपनीज में पता नहीं आगे जाके कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम फिर भी हो सकता है ना। सो वो भी हमें देखना पड़ेगा इन दिस स्पेस। तो चलो, लेकिन फिर भी डेटा देख के तो उतना खराब नहीं लगा। फिर उसके बाद हम थोड़ा सिंस उस पर टच किया, L&T फाइनेंस का अपडेट आया। L&T फाइनेंस बेसिकली एक NBFC है, इट्स नॉट अ बैंक। तो L&T फाइनेंस का 2 डिवीजन है, एक है अर्बन, एक है रूरल। ठीक है, और ये पूरा रिटेल लेंडिंग करते हैं। और रूरल साइड में जैसे मैंने बताया, रूरल इज आई थिंक 40% ऑफ द बुक एंड द अर्बन साइड इज 60% ऑफ द बुक। ठीक है, अब अर्बन साइड में यू हैव SME, 2 व्हीलर्स एंड एवरीथिंग। रूरल साइड में ऑफकोर्स इट्स प्राइमरीली तुम्हारा माइक्रो फाइनेंस लोन्स है, राइट, जो ये आई थिंक रूरल ग्रुप लोन्स करके बोलते हैं। और उसके बाद ऑफकोर्स ये सब जो एग्री लेंडिंग एंड ट्रैक्टर लेंडिंग एंड वो सारे सेगमेंट में है। एंड ऑफ कोर्स राइट, अब L&T फाइनेंस का भी वही वाला सीन है। पहले
सॉरी, पहले ये 30-35% का इंजन हुआ करता था। इवन लास्ट ईयर भी आप कोई भी क्वार्टर उठा के देख लो। लेकिन ऑफ कोर्स राइट, अगर जब ये माइक्रो फाइनेंस का प्रॉब्लम चालू हुआ राइट, तो वो भी अपना डिसबर्सल का रेट को घटा दिया। आई थिंक द अमाउंट ऑफ टोटल मनी दैट दे डिसबर्स्ड इन दिस Q4 वाज लेस देन द अमाउंट ऑफ डिसबर्सल दैट डिड इन Q4 इन द लास्ट फिजिकल। समझ में आ रहा है? सो इसका क्या मतलब कि प्रॉब्लम जब आता है तो लोग ब्रेक खींच देते हैं, है ना? मतलब वो IDFC देखो या आपका RBL देखो, बंधन देखो, L&T फाइनेंस देखो, इट्स नॉट अ डिफरेंट। मतलब कोई भी फाइनेंशियल्स में जब कोई प्रॉब्लम आता है तो लोग सबसे पहले ब्रेक खींचता है और वो सेगमेंट से अपना फोकस को शिफ्ट करता है। मतलब फोकस मतलब सिर्फ फोकस कलेक्शन, मतलब वो कलेक्शन टीम पे जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उठा के ला, लेकिन डिसबर्सल कहीं और देता है। तो इसीलिए L&T फाइनेंस का भी इनका जो पेस ऑफ लोन बुक का जो ग्रोथ है दैट इज नाउ आई थिंक कम डाउन टू 19%। अभी वो 17-19% से ग्रो कर रहा है और डिसबर्सल का तो ग्रोथ ही नहीं है। और ऑफ कोर्स पहले वो 30-40% का इंजन हुआ करता था। सो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स अपडेट इज अगेन नॉट दैट ग्रेट बिकॉज इट हैड अ बिग एक्सपोजर इन द MFI सेगमेंट। सो ये हो गया बात। अब कुछ एक दो और कंपनीज का बात करते हैं, थोड़ा सा नॉन लेंडिंग साइड में जाके बात करते हैं। हम थोड़ा डीमार्ट का बात कर लेते हैं। देखिए डीमार्ट का 17% का ग्रोथ है, ठीक है। उनका कुछ 420-25 के आसपास का स्टोर्स हो गया। नाउ हियर इज द थिंग राइट के लाइक, मतलब द पॉइंट इज के लाइक डीमार्ट का इतना हाई पीई में सिर्फ तुम 15-17% का ग्रोथ डाल रहे हो। मतलब डीमार्ट भी वही वाला पॉइंट है। डीमार्ट पहले कोविड से पहले इट इज टू बी अ 25% का इंजन, अभी इट इज नाउ 19, 18, 17, 16 ऐसे परसेंटेज में ग्रो करता है। सो इतने हाई पीई में वाई वुड आई वांट अ कंपनी जो 17% से वो ग्रो कर रहा है। तो इसलिए डीमार्ट का स्टॉक भी नहीं चलता है और मतलब मेरे को डील ही अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब HDFC बैंक कैन बी अ ग्रेट बैंक बट इट्स अ बैड बिजनेस डील इन द मार्केट। डीमार्ट कैन बी अ ग्रेट बिजनेस, एवेन्यू सुपर मार्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन इट्स अ बैड डील इन द स्टॉक मार्केट। मतलब मैं 17-16% के लिए क्यों जाऊँ बाजार में, वो भी इतना हाई पी देके, है ना। तो एक और पॉइंट है डीमार्ट में आपको देखना है, 70% उनका सेल्स आता है आपका ये FMCG सेगमेंट से, फूड एंड नॉन फूड कैटेगरी मिला के, और 30% 25-30% के बीच में 20-25 होगा आई गेस, आप एक बार देख लेना। वो आता है आपका जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल कैटेगरी से। अब ये जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल जो कैटेगरी है ना, ये हाई मार्जिन कैटेगरी है, और बाकी जो FMCG है वो है आपका लो मार्जिन कैटेगरी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था ना, कोविड के बाद आपका ये हाई इन्फ्लेशनरी प्रेशर के वजह से ये जो अपैरल वाले सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ उतना नहीं हुआ था। सो एक तो डीमार्ट का प्रॉब्लम हुआ था कि उनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट गया, अभी सिर्फ 16-17% से ग्रो कर रहे हैं, और दूसरा क्या था, उनका मार्जिन भी कंप्रेस्ड हो गया था। तो इस बार हमें ये भी देखना है कि लाइक, बिकॉज पिछले क्वार्टर में द ओनली गुड थिंग आई कुड से अबाउट डीमार्ट वाज के लाइक उनका मार्जिन्स में कमबैक हुआ था। मतलब उनका जो जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल कैटेगरी में फिर से इन्फ्लेशनरी प्रेशर, बिकॉज इन्फ्लेशनरी प्रेशर धीरे धीरे करके कम हुआ ना पिछले कुछ महीनों में, उससे डीमार्ट को थोड़ा बहुत फायदा मिला। अब यहाँ पे हमें यही देखना है कि EPS का ग्रोथ एटलीस्ट 17% के ऊपर आए, और ये तभी हो पाएगा, मतलब इनको ऑपरेटिंग लेवरेज तभी मिल पाएगा जब लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल कैटेगरी एक्चुअली डू गुड, राइट। क्योंकि वरना क्या है, सिर्फ वॉल्यूम्स पे खेलोगे तुम वो FMCG कैटेगरी में, लेकिन वही है ना, तुमको एकदम मतलब हाई वॉल्यूम एंड वेरी लो मार्जिन वाला गेम है वो। सो यही हो गया बात। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, आपका मतलब मैं कोई स्टॉक में पैसा नहीं डालता हूँ सिर्फ मार्जिन एक्सपेंशन के लिए। मैं स्टॉक में पैसा डालता हूँ जब मुझे बोथ वॉल्यूम ग्रोथ एंड मार्जिन एक्सपेंशन मिले। समझ में आ रहा है? तो और यही तो चीज़ है मैंने इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में सिखाया, राइट। तो इसीलिए मैं उसका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी डाल दूंगा। तो अगर आपको कोई भी एक स्टॉक को दुनिया में एनालिसिस करनी है, राइट, विद अ मेंटल फ्रेमवर्क विद इन 5-10-15 मिनट्स, राइट, कि कैसे कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़नी है, कैसे कंपनी को एनालाइज करना है, कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, पोर्टफोलियो बिल्ड करनी है, तो वो वर्कशॉप आप देख लोगे ना। आपको कोई बैकग्राउंड वगैरह नहीं चाहिए, एकदम सिंपल क्रिस्प, मतलब एकदम क्रिस्प लैंग्वेज में उसको पूरा समझाया हमने। सो बेसिकली वही है, उसका डिटेल्स नीचे है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अगर आपने नहीं लिया तो एकदम वेबसाइट में जाके आराम से ले लो, देख लो, फिर ये काम आप खुद से ही कर पाओगे। सो एनी विच वे, सो ये हो गया डीमार्ट का। एक और लास्ट कंपनी का बात करते हैं, एंजल वन की। अब देखिए ब्रोकरेज का तो बहुत ही खराब हालत है। एक तो ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा कि लाइक रिसेंटली सेबी ने जो ऑर्डर बनाया, तो बेसिकली पहले क्या होता था, मैं आपको एक बार फिर भी, मतलब अगर आप मेरे नया यूजर हो तो एक बार इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। ब्रोकरेज कंपनीज का हालत खराब होने का कारण क्या है? पहला चीज क्या होता था कि ये जो सेबी, देखो द पॉइंट इज, ये जो सारे स्टॉक्स है ये तो सारे आपका BSE NSE के पास होता है ना। तो ये जो ब्रोकरेज कंपनीज बेसिकली क्या करवाता है, ये अपने क्लाइंट से जितना ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम्स ट्रेडिंग करवाते थे, तो BSE NSE से क्या होता था, बिकॉज लॉजिकली सोचो, इस तरफ क्लाइंट है, बीच में ब्रोकर है, और इस तरफ है लेट्स से फॉर एग्जांपल BSE।
तो क्लाइंट पैसा देता है ब्रोकरेज कंपनी को और ब्रोकरेज कंपनी पैसा देता है एक्सचेंजेस को, राइट? बिकॉज स्टॉक्स तो एक्सचेंजेस का ही है, राइट? जो ब्रोकरेज कंपनी उसको ट्रेडिंग करवा रहा है, तो इसलिए ब्रोकरेज कंपनीज को एक्सचेंजेस को पैसा देना पड़ता है ना। पहले क्या रूल हुआ करता था? पहले रूल यही था कि लाइक एक्सचेंजेस का एक रूल था, मतलब बीएसई एनएसई का बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो बेसिकली क्या बोलता था कि जो ब्रोकरेज कंपनी मुझे सबसे ज्यादा धंधा लाएगा, मतलब जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेडिंग करवाएगा, मैं उसको एक डिस्काउंट दूंगा। एकदम सिंपल तरीके से सोचो, डिस्काउंट दूंगा का मतलब है कि लाइक मतलब वो ब्रोकरेज कंपनी सबसे ज्यादा डील्स लाएगा, मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम में टर्नओवर लाएगा फॉर बीएसई एंड एनएसई क्या करेगा, उससे उतना चार्ज नहीं करेगा जितना उनको करना है, ठीक है? तो ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो ब्रोकरेज कंपनी का एक अदर इनकम में ऐड होता था। लेकिन इससे क्या हुआ, अब रिसेंटली आप देखोगे एंजल वन हो या जेरोदा हो या आप ग्रो देखोगे, ये लोग सिंस डिजिटल ब्रोकर्स है नाउ, सिंस दे आर डिजिटल ब्रोकर्स, तो बेसिकली क्या हुआ, इनसे बहुत तगड़ा वॉल्यूम ग्रोथ आने लग गया, तो इनको ये वाले मेथड में इनको ज्यादा फायदा मिलने लग गया, है ना? तो इनका एंसिलरी इनकम बढ़ने लग गया। लेकिन फिर आता है हमारा सेबी, और सेबी आके बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आप कोई भी वॉल्यूम्स लाओ, आप कोई भी वॉल्यूम्स आज बीएसई एनएसई में के शेयर्स में करवाओ, आपको ये किकबैक इनकम नहीं मिलने वाला है। तो इससे क्या हुआ, ये जो हमारे एंजल वन है, एंजल वन का 12 से 15% का एकदम पूरा सेल्स गायब हो गया। समझ में आ रहा है? तो इससे ये प्रॉब्लम चालू हुआ। और दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज ये है, इसके वजह से आज बहुत ब्रोकरेज कंपनीज को भी क्या हुआ, उन पे और प्रेशर पड़ गया कि लाइक तुम ब्रोकरेज फीस बढ़ा दो, क्योंकि ब्रोकरेज कंपनीज का अगर एक तरफ से अगर तुम देख रहे हो कि सेल्स घटे जा रहे हैं, राइट, तो वो तो ऑफकोर्स अपने ब्रोकरेज क्लाइंट्स लाइक हमसे तो चार्ज ज्यादा करेगा। तो ये था सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम से ही एक्चुअली पिछले साल से आप देख सकते हो कि लाइक ब्रोकरेज कंपनीज का पेस ऑफ ग्रोथ घटना चालू हो गया। फिर उसके बाद तो मार्केट ही गिर गया, ठीक है? फिर उसके बाद तो आई गेस अक्टूबर से, आई वुड से अक्टूबर 2024 के बाद से तो मार्केट गिरना चालू हो गया। और जब मार्केट गिरता है तो लोग और कम एफएनओ करते हैं, राइट? और लोग ट्रेडिंग करते का कम है, राइट? क्योंकि जब बुल मार्केट होता है तो लोग रिसर्च करते भी ज्यादा है ना? जैसे मैं देखता हूँ कि कितने सारे स्टॉक्स आइडियाज डिस्कस होता था ट्विटर में टिल अक्टूबर 2024। उसके बाद तो मैं देखता हूं कि कोई बिजनेस धंधे के बारे में बात ही नहीं करता। अब तो सब बैठ के बात कर रहे हैं कि चार्ट किस तरफ जाएगा, कितने पैसे डाले हैं, बफे के पास कितना कैश है, मतलब पूरा माहौल ही बदल गया। बट एनी विच वे, if I just come back and finish off this Angel One का thing here, so because of these two things here, तो Angel One का हालत खराब है। देखिए, it's a volume led business ना, volume led growth business। तो यहाँ पे अगर number of orders Angel One का अगर मैं Q4 over last Q4 बोलूँ, number of orders for FNO fell 30%। तो मतलब क्या है, तो गेम ही खत्म लगता है, राइट? लेकिन वही वाला पॉइंट है ना, ये भी एक साइकिल का पार्ट है। जस्ट लाइक माइक्रो फाइनेंस में मैंने जो समझाया, राइट? तो ब्रोकरेज को भी अब उससे देखना पड़ेगा। ब्रोकरेज शायद और भी खराब हो, राइट? मतलब यहाँ पे तो मतलब कोई उम्मीद ही नहीं दिख रहा है। एटलीस्ट माइक्रो फाइनेंस में वो कलेक्शन एफिशिएंसी का डेटा स्टेबलाइज होकर थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो भाई मुझे तो दिख रहा है कुछ ही नहीं दिख रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रोकरेज कंपनी सब जीरो हो जाएगा, वो नहीं होगा। दे विल अगेन कम बैक इन द नेक्स्ट बुल मार्केट। लेकिन वही, अगर आप ट्रैक करोगे तो तभी आप टाइमली पैसा डाल के पैसा बना पाओगे, राइट? और आप पोजीशन को बिल्ड कर पाओगे। और बिजनेस ट्रैकिंग से अच्छी बात क्या होता है ना, कि आप सही टाइम पे स्टॉक को बेच भी पाते हो। तो आपको ये जो गलत साइकिल होता है, राइट, ये जो मतलब मेरे वीडियोस देखने वाले लोग ना, ये ब्रोकरेज कंपनीज हो या एमएफआई कंपनीज हो, इसमें आप देखोगे ये लोगों ने ज्यादा मतलब बहुत लोगों ने, आप में से यही बोले हो कि आपका वीडियोस मैं देख रहा हूं, इसके वजह से क्या हुआ है, वी वर एबल टू टेक सम गुड डिसीजंस ऑन अ टाइमली बेसिस। समझ में आ रहा है बात को? तो इसीलिए तो बिजनेसेस को ट्रैक करना पड़ता है। और इसलिए ये सारे वीडियो सीरीज बनाता हूँ हर क्वार्टरली अपडेट्स को लेके, ताकि सो दैट अगर आपके पास वो टाइम नहीं है टू डू ऑल दिस वर्क ऑन योर ओन, आप सिर्फ मेरा वीडियोस देख लोगे एंड ऑफ कोर्स आपका काम हो जाएगा। सो एनी विच वे, एंजल वन का 30% का ऑर्डर तो रिड्यूस हो गया। अब क्या ही करें, ऑफ कोर्स दे आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस होल्ड म्यूचुअल फंड एसआईपी, दे आर ट्राइंग टू गो इनटू वेल्थ मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। लेकिन वो सब 3-5 साल का कहानी है, ठीक है? आज भी इनका 85-90% तो उनका रेवेन्यूज आता है फ्रॉम द ब्रोकरेज इनकम। सो एनीवे, चलिए, बहुत सारे कंपनीज हो गए, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का वीडियो हो गया। सो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं वो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट वर्कशॉप का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स नीचे यहाँ पे डाल दूंगा, अगर आपने नहीं लिया तो ले लेना। और कोई भी डाउट्स हो तो ऑफ कोर्स यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। एंड यस, चलिए, अब तो कंपनीज का एक के बाद एक मतलब सारे हजारों कंपनीज का अपडेट्स आने वाले हैं। रिजल्ट सीजन तो चालू हो ही गया है, बस इंतजार करते रहिए और मैं जितना हो सकता है कंपनीज को कवर करके वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।